सिंध करप्ट तरीन सूबा, मुल्क में डकैतियां, लोग गले काट रहे हैं। जस्टिस गुलजार बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हमारी मंजिल तरक्की याफ्ता खुशहाल सिंध और मुस्तहकम पाकिस्तान है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन सिंध में गुड गवर्नेंस कायम करने में नाकाम क्यों हैं? ओपन ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम चलेंगे मजहर अब्बास साहब की तरफ। मजहर साहब, कल भी इसी सिलसिले में हम गुफ्तगू कर रहे थे, अब इस पर जस्टिस गुलजार साहब के बाकायदा तौर पर रिमार्क्स आ गए। आपके ख्याल में क्या वजह है कि सिंध के अंदर गवर्नेंस में बेहतरी नहीं आ सकी अभी तक? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि इंतहाई एहतराम से जजेस अगर अपने जजमेंट से बोलें तो ज़्यादा बेहतर होता है, और उसकी वजह होती है क्योंकि उसकी फिर एक कानूनी हैसियत होती है और उसमें फिर वो डायरेक्शंस भी देते हैं। फिर आप उसमें अगर 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 कह रहे हैं तो फिर उसमें आपके फ़ैसले आने चाहिए, उसके हवाले से कार्रवाई होनी चाहिए। जब रिमार्क्स आते हैं, अब किस कॉन्टेक्स्ट में ये रिमार्क्स कहे गए हैं, क्योंकि एक जनरलाइज बात होती है, लेकिन वो बात जो वो कर रहे हैं उस बात को ज़रूर समझना चाहिए। और ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि जो सिंध के महकमों में जो करप्शन का लेवल है वो इंतहाई दर्जे है। और मैं ज़ाती तौर पे बता सकता हूँ कि बहुत से महकमे ऐसे हैं कि जिसमें बहुत डीप रूटेड करप्शन है। ये नहीं कि सिर्फ सिंध में है, और जगहों पे भी जाएं तो सूरत हाल कोई बहुत मुख्तलिफ आपको नज़र नहीं आएगी। और इसी तरीके से जो हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सेक्टर्स हैं, इसमें बहुत बुरी सूरत हाल है। लेकिन जब एक ऑनरेबल जज ये रिमार्क्स दें कि पूरा लड़काना HIV पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बहुत सीरियस रिमार्क्स हैं। इस तरह के मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को इसलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि अगर आप उस हवाले से किसी केस की हेयरिंग कर रहे हों और उस केस का फैसला उस हवाले से आए तो फिर उसकी एक अहमियत होती है। हमने देखा है पिछले चंद सालों में कि जजेस के रिमार्क्स कुछ होते हैं, फैसले कुछ और आते हैं, और रिमार्क्स को इतना हाईलाइट किया जाता है तो कि फैसले उसके बिल्कुल बरक्स बात सिचुएशंस में आ जाते हैं। दूसरी बात, बिलावल भुट्टो, देखिए बिलावल भुट्टो ने आज से कुछ सालों पहले एक बहुत ही बड़ी जामे तकरीर की थी, और वो गालिबन उनकी जब पहली लॉन्च थी, और उसमें वाज़े तौर पे उन्होंने ये इंदिया दिया था कि सिंध में करप्शन है। अगर आप ये कायद-ए-आज़म के मज़ार के सामने उनकी जो तकरीर थी, उसमें उन्होंने बाकायदा एक पूरा प्लान दिया था कि सिंध गवर्नमेंट को वो खुद लुक आफ्टर करेंगे, वो देखेंगे कि सिंध गवर्नमेंट के मुख्तलिफ महकमों में क्या चीज़ें हैं। उन्होंने बाकायदा रिक्रूटमेंट के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से, मुझे आज भी वो तकरीर याद है उनकी। लेकिन उसके बाद वो नहीं कंट्रोल कर सके, और वो इसलिए कंट्रोल नहीं कर सके कि ख़ुद बिलावल भुट्टो का सिंध गवर्नमेंट के हवाले से कम उन चंद सालों में तो मैंने देखा कि वो नहीं इन्फ्लुएंस कर सके क्योंकि दूसरे लोग इन्फ्लुएंस कर रहे थे। तो सिंध गवर्नमेंट की और सिंध हुकूमत के हवाले से बहुत सीरियस मामलात हैं। और अगर बिलावल भुट्टो वाकई देखें, चाहे वो मुराद अली शाह को वो लाए भी इसी वजह से थे कि मुराद अली शाह डिलीवर करेंगे। मुराद अली शाह बहुत प्रोएक्टिव नज़र भी आए, हमें शुरू में बहुत नज़र आए, एजुकेटेड आदमी हैं चीज़ों को, लेकिन वो गवर्नेंस की वो मिसालें पीपल्स पार्टी सिंध में नहीं कायम कर सकी जिसकी तवक्कुआत थी। उस तरह की मिसाल कायम नहीं कर सके। मैमल, यही बात बिलावल भुट्टो ये बरमला कह चुके थे कि वो खुद देखेंगे बहुत सी चीज़ों को, और एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा थी कि वो टेक अप करेंगे बहुत से मसाइल सिंध से मुतालिक, लेकिन वो विफाक में से जुड़े मुल्की सियासत के ऊपर ही ज़्यादातर ओवरऑल बात करते हुए नजर आते हैं। एक लीडर के तौर पर खुद को मनवाने के लिए कितना ज़रूरी था या अब आगे है बिलावल भुट्टो के लिए सिंध में काम करना? देखिए, अब तक पहली चीज तो ये है कि सिंध के अंदर जो है वो इसका चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि जो चीफ मिनिस्टर जो भी हो वही काम करता है। एज अ पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ओवरसी कर सकते हैं, मशवरे दे सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे करना तो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है। चले उसको भी छोड़े, मेरे ख्याल में जब तक एक्चुअली ये बात है कि परसेप्शन की भी बहुत बड़ी बात है। सिंध की गवर्नमेंट की परसेप्शन यही है कि वहाँ पे कोई गुड गवर्नेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। अब तीन चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि गुड गवर्नेंस को हम डिफाइन करते हैं, हम क्या चाहते हैं गुड गवर्नेंस में? क्या वो डेवलपमेंट है, क्या वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है, क्या सेहत, एजुकेशन, ये चीजें क्या है गुड गवर्नेंस के अंदर आता क्या है? दूसरी चीज, अब रिसोर्सेज पे भी बात कर ले। देखिए, 18वीं तरमीम से पहले जो कि 2010 में गालिबन पास हुई थी, उससे पहले छोटे सूबों को पंजाब के अलावा, पंजाब एक बड़ा सूबा था, बाकी सूबों को उस तरह फंड नहीं मिलते थे। तो अगर आप लोग पंजाब की तरक्की से कंपेयर करेंगे बाकी 3 सूबों को और सिंध समेत, तो वो भी अनफेयर है काफी, क्योंकि वो रिसोर्सेज के डिवीजन में भी। फिर एक कल्चरल चीज भी है, सिंध जो है वो एक बहुत बड़ी रूरल
پاپولیشن اور پروونس ہے ادھر بہت زیادہ پنجاب بہت زیادہ اربنائز ہو گیا ہے. سندھ کے اندر ابھی بھی آپ اگر اندرون سندھ جائیں تو بہت گاؤں اور غربت اور یہ سب آپ کو بہت زیادہ نظر آتی ہے. اچھا چلے ہم پھر بھی آ جاتے ہیں سوشل انڈیکیٹرز پہ بھی آ جاتے ہیں. ایک میں رپورٹ پڑھ رہی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز ہیں اس میں 2001 سے لے کے 2014 تک جو ہے سندھ کی بہت سلو گروتھ, اس کے بعد وہ بہتر ہوئی. ابھی بھی 10 میں سے 6 ڈسٹرکٹ جو ہے وہ سندھ کے اندر ہے جن کے یہ HBI کرائٹیریا پہ وہ صحیح نہیں جاتے, بالکل وہ ہوں گے, لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے وہاں پہ بڑے بڑے اسپتال بھی بنائے ہیں جو کہ ایکچولی میڈیا کے اوپر اس طرح سے نہیں دکھایا جاتا جو پنجاب میں دکھایا جاتا تھا. پھر ادھر ایجوکیشن کے اندر انہوں نے کچھ چیزوں میں امپروومنٹ کی ہے. ہاں یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ مشرف کے ٹائم میں کسی نے نہیں کہا کہ سندھ کے اندر بیڈ گورننس ہے یا پرویز گڈ گورننس کر رہے ہیں. یہ چیز ہم نے پچھلے 10 سالوں میں ہی دیکھی کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت جو کہ پچھلے 10 سالوں میں ہی سندھ میں آئی ہے, اس سے پہلے تو نہیں تھی, بہت عرصے تک نہیں تھی, تو یہ گورننس کی چیز نہیں ہوتی تھی, یہ اس وقت ہونی شروع. پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ پیپلز پارٹی کو کمپلیسنٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ اچھے کام وہ کیسے ہیں ہم کر رہے ہیں ضرور کر رہے ہوں گے, وہ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. پھر بھی ان کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اگلی حکومت بھی سندھ میں آئے تو ان کو کام کرنا پڑے گا, ان کو تھوڑا سا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ پرسیپشن میں کراچی اور یہ جو اربن سینٹرز ہے نا یہ زیادہ, جیسے لاہور کو دیکھا جاتا ہے پنجاب کو دیکھنے کے لیے تو کراچی کو دیکھا جاتا ہے سندھ کو دیکھنے کے لیے. تو میرے خیال میں ان کو کراچی کے اندر کام کرنا چاہیے بہت زیادہ, اور لاڑکانہ کے اندر اپنے حلقے میں بھی ان کو کرنا چاہیے. باقی اس بات سے آپ ضرور اتفاق کریے کہ کام کرنا ہوگا, لیکن میں ٹھیک ہے ایک چیز صرف میں ٹیکسیشن میں حکومت سب سے آگے رہی ہے. سارے انڈیکیٹر ٹیکسز سندھ میں جو ہے سب سے پہلے ٹیکسز اپنے پورے کیے, یہ بھی ان کی اچھائیاں کوئی نہیں ان کی سامنے لاتا, ان کی برائیاں ہر کوئی. اچھا تو نیائی صاحب یہ ممکن ہے کہ اتنے سارے کام کیے سندھ حکومت نے لیکن وہ میڈیا پہ بھی نہیں آتے, تو اس کے لیے کیوں نہیں کوئی اقدامات کیے جاتے سندھ حکومت کی طرف سے, اس کے اوپر بتایا جائے. دوسرا اس پہ ضرور بات کریں کہ جو اہم آئینی معاملات ہیں ان پہ تو پھر ہم بہت زیادہ ستائش سنتے ہیں, تعریف سنتے ہیں بلاول بھٹو کی. یہ کتنا ضروری ہوگا کہ وہ مثالی بنائیں, اس صوبے کو بھی احکامات ہی دے سکتے ہیں, وہ کام تو وزیر اعلیٰ نہیں کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ سندھ کی صورتحال کے بارے میں اظہار خیال فرما رہی تھی تو مجھے یوں لگا جیسے آپ کے پی کے بارے میں بتا رہی ہیں. کے پی ادارے چونکہ ہمارے بالکل بیک یارڈ میں ہے میاں والی میں, آپ بخوبی جانتے ہیں وہاں صورتحال کیا ہے. راول پنڈی کے اندر آپ ہاسپٹل میں جائیں اور لاہور کی ہاسپٹلز میں جائیں جو اسپیشلائز ہاسپٹل ہیں اس میں آپ کو ایون کینسر شوق خانہ میں بھی کہ جتنا آپ کو کے پی کا مریض ملے گا دل کے اسپتالوں میں, دماغ کے اسپتالوں میں, جن ہاسپٹل ہے راول پنڈی میں, وہ کہیں سے اور نہیں ملے گا. تو یہ صورتحال دگردو اور باقی وہاں جو صورتحال ہے. لیکن نیائی صاحب اگر ایک جیسا ہی حال ہے ہر طرف تو پھر سوال بلاول بھٹو کس طرح اٹھا سکتے ہیں دوسرے صوبوں کے اوپر؟ نہیں آپ نے تو بتایا نا کہ جی کہ ہم تو ابھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب تو سیاستدان ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ ویسے بھی بھٹی صاحب کی طرح ان کو اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا اور ہماری آنکھ کے بال وہ ڈھونڈتے رہیں گے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بندے کو اپنے گربان کبھی کوئی نہیں کھولتا, چاہے بلاول صاحب ہو, چاہے میں ہوں, چاہے کوئی اور یہاں کے سیاستدان ہو یا باہر کے. ہمیں دوسروں کی جو جن کے اوپر ہم کریٹیکل ہوتے ہیں ان کا مجاگر کرتے ہیں. لیکن میں اس کو ایک اور اینگل سے ایک ہی فکر میں ختم کرتا ہوں کہ اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں تو پھر گورنر راج کے لیے بہت موافق ہے. اس کے لیے ہی تو ایک تڑپ موجود ہے گورنر راج نافذ کرنے کے لیے, تو لگا دیں. باقی تو ماڈل صوبے ہیں, پنجاب بھی جو اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو. میں تو یقین جانوں کہ ابھی وہاں سے اٹھ کے آ رہا ہوں کلب سے, تو وہاں آج پریس کانفرنس کی تھی. بلدیاتی پنجاب کے سارے ضلعوں کے ناظم جو تھے وہ بیٹھے تھے, ان میں سے اکثر تحریک انصاف کے تھے. جھولیاں جو اٹھا کے بدوائیں دے رہے تھے کہ صوبے کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, یہی حال بلوچستان کا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ جو صورتحال باقی صوبوں میں ہے اور اس طریقے, کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی آئیڈیل سچویشن تو کہیں نہیں ہے. مظہر صاحب نے آپ کو بڑا ایک جامع تبصرہ فرما دیا ہے اور میرا خیال اس سے زیادہ گنجائش بنتی نہیں ہے کہ, اور سندھ چونکہ مظہر صاحب سندھ کو باریک قریب سے دیکھ رہے ہیں اور انہیں زیادہ اجاگر کیا ہے. میں آپ کو پنجاب کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ میں ہر منگل کو جاتا ہوں کے پی میں, ہر ٹیوزڈے کو میرا آف ہوتا ہے, تو میں وہاں کے پی کے جو کرک اور یہ لکی مروت اور ان صوبوں میں میرا جانا ہوتا ہے ضلعوں میں. تو میں وہاں کی بتا سکتا ہوں کہ صورتحال بہت پتھیٹک ہے. لگتا ہے گورننس نام کی چیز ہے ہی نہیں.
कोई लावारिस सा माहौल लगता है पाकिस्तान के अंदर। और इवन जो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वहाँ ये बड़े गढ़ हैं तहरीक इंसाफ के, ये इलाके जहाँ जाता हूँ, यकीन जानो कि लोग बहुत शाकी हैं, बहुत नाला हैं और बहुत तकलीफ में हैं। हर चीज़ कोलैप्स कर जा रही है। हॉस्पिटल के पास दवाएं नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है, कोई सिंध के ऊपर मैंने कहा हालात इतने खराब हैं तो मुवाफिक है गवर्नर आज के लिए, और इसी के लिए मर रहे हैं तो लगा दें गवर्नर आज वहाँ पे। चलें इरशाद भट्टी साहब, ठीक है इरशाद भट्टी साहब, फंड्स से मुतालिक सिंध हुकूमत के रहते हैं तहफ़्फ़ुज़ात, पहले भी इसका इज़हार किया जाता रहा है, लेकिन जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हम दीगर मामला जो कि ख़ुद भी बज़ाहिर ज़रूरी हैं, 18वीं तरमीम वगैरह वगैरह या हुकूमत को चैलेंज करना, इन चीज़ों के ऊपर जितनी प्रेस टॉक देखते हैं उतना पुरजोर मुतालबा फ़ंड्स के हवाले से क्यों ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो ने नहीं उठाया अपने तौर पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि नियाज़ी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस वक्त चारों सूबों में बुरा हाल है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ना करे कि किसी सूबे में गवर्नर राज लगे, वही हुकूमतें करें जिनको मैंडेट भी मिला हुआ है। तीसरी बात, सही कहा बिलावल साहब ने, पिछले 11 साल से वो तरक्की याफ्ता धड़ाधड़ तरक्की याफ्ता खुशहाल सिंध बना रहे हैं और बड़ी मेहनत से बना रहे हैं। वो तरक्की याफ्ता खुशहाल सिंध जिसका लाड़काना गटर ज़दा है, थर भूख ज़दा है, रत्तो डेरो HIV एड्स ज़दा है, लियारी प्याज ज़दा है, कराची कूड़ा ज़दा है। वो तरक्की याफ्ता खुशहाल सिंध जिसके कराची में 500 गैर कानूनी प्लाजे बन गए हैं, जिसके रिफाई प्लाट पार्क कब्रिस्तान तक बिक गए हैं, और जहां फंड्स लग गए नहरी खाले नहीं, जहां पैसे खर्चे गए सड़कें और पुल नहीं, स्कूल ऐसे कि फर्नीचर घोस्ट, उस्ताद घोस्ट, तनख्वाहें घोस्ट, 10 अरब की गंदम चोरी हो गई, 100 लापता गाड़ियां लापता हैं, सालाना 1.25 अरब मेंटेनेंस और पेट्रोल का खर्चा। वो तरक्की याफ्ता खुशहाल सिंध जहां अपने पावर प्लांट्स के खुद ही रेट मुकर्रर किए जाते हैं, जहां गन्ने गंदम ट्रैक्टरों की सब्सिडी खुद ही खा ली जाती है, जहां ओमनी ग्रुप 2008 में PP हुकूमत से पहले 1 शुगर मिल 2 कंपनियां, आज 15 शुगर मिलें, 93 कंपनियां, सनतें, असासे और मुबैना तौर पर बार जदादें अलग। वो तरक्की याफ्ता खुशहाल सिंध जहाँ 25 वालीम वाली GIT मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट से कुत्ते खुराकों से हैप्पी बर्थडे केकों तक तरक्की और खुशहाली डुल डुल जा रही है। वो तरक्की याफ्ता खुशहाल सिंध जिसका बाल बाल कर्ज में जकड़ा हुआ है, मगर काबीना के इजलास दुबई में भी होते हैं, जिसके बारे में अदालत कहती है सिंध करप्ट तरीन बजट का 1 पैसा भी आवाम पर न लगे, जिसके बारे में अदालत कहती है सूबा ठेके पर दे दो अगर नहीं चलता, जिसके बारे में अदालत कहती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डाकू बैठे हुए हैं, जिसके बारे में अदालत कहती है लांचों में पैसा कहाँ जाता है, जिसके बारे में अदालत कहती है एक घर तो डाइन भी छोड़ देती है, अदालत कहती है 105 करोड़ लगाकर 1 बूंद पानी भी नहीं। वो तरक्की याफ्ता और खुशहाल सिंध जहाँ निशवा मर जाए, जहाँ उम्मे रुबाब चांडियो इंसाफ के लिए रो रही, जहाँ असमत की असमत लुटी जाए। देखिए, बातें करना बड़ी आसान है, आईनी इश्यूज बखेड़े, 18वीं तरमीम, सिंध कार्ड, फलाना, फलस्तीन, OIC, छुपी साजिशें, बहुत आसान है बताना, काम करना बड़ा मुश्किल है। 3 नस्लों से ये जो हमारा अरबपति है बिलावल, 3 नस्लों के भूखे नंगों का लीडर जो है, क्या किया जाए, झूठ का क्या किया जाए, और एक सरायकी कहावत है कि उस शख्स का क्या किया जाए जो मुंह पर मुकर जाता है और या जो दरिया के दूसरी तरफ खड़े होकर गालियां दे रहा हो, तो क्या किया जाए, झूठ है, मुनाफकत है, 24 चल है, लगे रहें, हम भी इसी में खुश होते हैं। तकरीरें फरमा रहे हैं बिलावल, कारकर्दगी 0, तकरीरें 100 पे 18वें गियर में।